Good morning students, how are you? I hope you are well at home. Students, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लेसन नंबर 6 कर रहे हैं जिसका नाम है मृदा। बच्चों, इस लेसन में अब तक जो है हमने जो मृदा के प्रकार और उसके निर्माण में होने वाले सहायक जो तत्व है उनके बारे में जो हमने पढ़ा। भारत में पाए जाने वाली मुख्य रूप से 8 मृदाओं का जो विश्लेषण था वो हमने किया था। और आज जो है हम करेंगे मृदा के अपघर्षण, मृदा अपरदन और उसके न्यूनीकरण के होने वाले प्रभावों के बारे में। तो सबसे पहले हम करेंगे मृदा अपघर्षण। मोटे तौर पर मृदा अपघर्षण का मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है और अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम मृदा के अवघर्षण का मतलब होता है कि जो ऊपरी जो परत है उसका जो है घर्षण की वजह से जो है उसका हटना। तो जब ऐसा होता है तो उसकी उर्वरकता यानी कि उसकी जो उपजाऊ जो शक्ति है वो कम हो जाती है। इससे मृदा का जो पोषक तत्व के जो तत्व है पोषण तत्व वो धीरे धीरे जो है कम होने लग जाते हैं और इससे मृदा का अपरदन और दुरुपयोग स्टार्ट हो जाता है और इससे जो मृदा है उसकी गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अपघर्षण है। मृदा अपघर्षण की दर भू-आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न जो वो पाई जाती है। अब करते हैं हम मृदा अपरदन। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है, या हम यूं कह सकते हैं कि मृदा के ऊपरी परत का हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रतिक्रियाएं साथ साथ घटित हो रही होती है। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल में सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी के परत में कणों के जुड़ने की होती है। यानी कि यहाँ पर ये कहता है कि जिस प्रकार मृदा का निर्माण होता है, एक एक कण जो आपस में जुड़ते हैं, उसी प्रकार जो है मृदा का अपरदन होता है। कई बार प्राकृतिक और मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है। बच्चों, होता क्या है कि जैसे अगर एक जगह से मृदा का अपरदन होता है तो दूसरी जगह पर जो है उसका निर्माण भी होता है, लेकिन यह प्रक्रिया जो है वो अपने आप में एक संतुलन जो है उसमें बना रहता है, अपने वो बैलेंस जो है वो रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो प्राकृतिक या फिर मानवीय कारक, जब उस प्राकृतिक क्रिया के अंदर मानवीय क्रिया शामिल होती है तब यह संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर में काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। जिससे मृदा के अपरदन दर बढ़ जाती है। मृदा के लिए मानवीय गतिविधियों भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। मानव बस्तियां, कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। इससे मृदा का अपरदन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। मृदा के हटने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढलान वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा यह अपरदन जो है वो क्रिया अधिक होती है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। यानी कि परत अपरदन जो समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होती है और इससे मृदा का जो ऊपरी जो परत है वो हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इसे मिट्टी के सूक्ष्म और अधिक उर्वर
ऊपरी परत हट जाती है, लेकिन वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। अवनालिका अपर्दन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएँ कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिकाएँ तथा भीड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि शिथिलाकृति कहा जाता है, यानी कि उसको जो बैडलैंड भी इसको बोल देते हैं। ये देखने में जो है वो इस तरह की जो है वो आकृति जो है वो बनती है। यह जो अवनालिका का जो है वो एक एग्जाम्पल है जो कि मृदा अपर्दन यहाँ पर हो रहा है, और इस तरह की जो अवनालिकाएँ जो वो बढ़ जाती है और उसके बाद जो है इस क्षेत्र को जो है उत्खात भूमि या बैडलैंड जो है ना उसको बोलती हैं। चंबल नदी की द्रोणी में भीड़ बहुत विस्तृत है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के पाए जाते हैं। देश के लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष भीड़ में परिवर्तित हो जाती है। जिस तरह के क्षेत्रों में अवनालिका अपर्दन संभव है। तो ये कहता है कि इस तरह के जो क्षेत्र है अवनालिका वाले वो मोस्टली जो है तीव्र ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस तरह की जो है आकृतियाँ बन जाती है। मृदा अपर्दन भारतीय कृषि के लिए एक जो है बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपर्दित पदार्थों के जमा होने से उनके जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इससे प्राय बाढ़ आ जाती है और कृषि भूमि की शक्ति पहुंचाते हैं। वनोन्मूलन मृदा अपर्दन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपर्दन को रोकती है। पत्तियां और टहनियाँ गिरकर वह मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करती है। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपर्दन पर इनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में भी अधिक पड़ा है। कहता है कि अगर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो उससे मृदा अपर्दन का जो है वो प्रभाव कम किया जा सकता है, चाहे वो बाढ़ का क्षेत्र हो, चाहे वो तेज़ हवा चलने वाला एक क्षेत्र हो। भारत के संचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। ये कहता है कि जितना अधिक हम सिंचाई करेंगे मिट्टी के अंदर लवण की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। मृदा के निचले तंत्रों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो हम पानी लगाते हैं या सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के बाद जो है भूमि के ऊपर सफ़ेद जो परत जमा हो जाती है, वही जो है वो लवण जो है उस भूमि के ऊपर आ जाता है। जब भूमि के ऊपर लवण आ जाता है तो वह जो है मिट्टी की जो उर्वरकता को जो वो नष्ट कर देता है और मिट्टी जो है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहती। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसके उर्वरकता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समादेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगी थे। अनुमानों के अनुसार भारत के कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवघर्षण से प्रभावित जो है वो है। प्रति वर्ष भारत में अवघर्षण के कारक लाखों टन मृदा व उसके पोषक तत्वों के ह्रास करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मृदा के उद्धरण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। तो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो मृदा का जो अपरदन हो रहा है या अपघर्षण जो हो रहा है या फिर जो मृदा की जो गुणवत्ता जो है वो लगातार कम होती जा रही है, इसके दुष्परिणाम जो परिणाम है वो हमें आने वाले समय के अंदर जो वो देखने को मिल सकते हैं। मृदा अपरदन के कारण जो उत्खात भूमि या जिसको हम बैडलैंड भी बोल सकते हैं, लगभग प्रतिवर्ष 8000 प्रति हेक्टेयर भूमि जो है ना वो अवनालिका के द्वारा जो है वो एक क्षेत्र को जो है वो उपजाऊ क्षेत्र को जो है वो कम कर रही हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर होने वाले प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं के
कारण देश की जो उपजाऊ भूमि है उसका जो अपघर्षण जो है वो लगातार होता जा रहा है। यहाँ पर पवन के द्वारा अपघर्षण की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, न ही उससे इतना ज़्यादा जो है वो लॉस हो रहा है, लेकिन जो पानी की वजह से, जल की वजह से जो अपघर्षण हो रहा है उसकी वजह से जो क्षेत्र है वो ज़्यादा जो है वो अपघर्षण के अंदर आ रहा है। बच्चों, हरियाणा और पंजाब जैसे जो राज्य हैं यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अधिक होने के कारण किसान जो है अधिक उत्पादन के चक्कर में क्या करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करता है, लेकिन ये सिंचाई जो है भूमि को लवणीयता में लवणता वाली भूमि जो वो होती जा रही है, जो कि जो उर्वरक शक्ति है उसको कम कर रही है, जो पोषक तत्व है उसको वो नष्ट कर रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा भूमि का जो अपघर्षण जो है वो हो रहा है। आने वाले टाइम के अंदर या आने वाले समय के अंदर जो है हमें इसके अंदर बदलाव, हमारी कृषि पद्धति के अंदर बदलाव लाना है और हमारे जो पर्यावरण है उसके अंदर जो हमें चेंजेस लेके आने हैं, जिसकी वजह से भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है उसको रोका जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो भूमि मृदा संरक्षण के बारे में होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।